Hello. Hello. Good morning, everyone. Today, I am going to discuss next chapter of physics, force and laws of motion. स्टूडेंट, आप फोर्स के बारे में जनरल वे में बड़े अच्छे से जानते हो क्योंकि प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। और पढ़ा क्या था फोर्स के बारे में? अ पुल और पुश ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ये सब पुरानी डेफिनेशन है, आप रटते थे इसे। लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना बहुत ही आसान है। मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया था। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर डिफाइन करना हो तो उसकी प्रॉपर्टी वो कर क्या सकता है, इसके बारे में आप बता दीजिए, वही उसकी डिफिनेशन होती है। मेन जैसे फोर्स, जब हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करते हैं यानी लगाते हैं तो क्या क्या हो सकता है? या तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदल देगा, या ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो जाएगा, या ऑब्जेक्ट की साइज चेंज हो जाएगी, या तो ऑब्जेक्ट टूट जाएगा। जैसे हम किसी भी बॉटल को अगर फोर्स लगाए प्रेस करें तो उसका शेप बदल जाता है। ठीक, इसी मेज को अगर हम फोर्स लगाए प्रेस करें तो ये अपनी पोजीशन बदल देगी। तो कहने का मतलब फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स को हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं तो या तो ये ऑब्जेक्ट की साइज को चेंज कर देगा, या इसके शेप को चेंज कर देगा, या इसकी पोजीशन को चेंज कर देगा। दैट मीन्स अगर रेस्ट में है तो मोशन में ला देगा, मोशन में है तो रेस्ट में ला देगा। तो देन अगर हम फोर्स की न्यू डिफिनेशन बनानी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज। Force is an external cause which when applied on any object, जब ये किसी भी ऑब्जेक्ट में लगाया जाता है, it can change the shape, size and state of motion of any object। यानी जब भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है या तो ये इसके शेप को चेंज कर देता है, या तो साइज को चेंज कर देता है, या स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन दो टाइप्स के होते हैं, दैट मीन्स रेस्ट और मोशन। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो मोशन में ला सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में ला सकता है। फोर्स का फार्मूला होता, फोर्स बराबर होता मास इनटू एक्सीलरेशन। यानी एक और डिफिनीशन बन सकती है ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला, फार्मूले के बेसिस पर। तो द प्रोडक्ट ऑफ, जैसे शुरू करें राइट हैंड साइड से, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन is called force। तो जनरल में सिर्फ हम फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना हो बड़ा इजी है, बस उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बता दीजिए। दैट मीन्स प्रॉपर्टी मतलब वो कर क्या सकता है, उसके गुण क्या होते हैं, ये अगर आप बता दें वो उसकी ये डेफिनेशन होती है। तो कहने का मतलब अब हम फोर्स के बारे में हमारे पास ढेर सारी जानकारियां हो गई। क्लास 8 में क्या पढ़ा? A pull or push of any object is called force। ये तो 8th की डिफिनेशन हो गई। अभी हमने नया क्या जाना कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज, एक बाह्य कारक है, बाहर से लगता है किसी ऑब्जेक्ट में। इज एक्सटर्नल कॉज विच व्हेन अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इट कैन चेंज, आप नंबर वाइज देख सकते हैं, इट कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द स्टेट ऑफ मोशन। एक और डिफिनीशन है फार्मूले से, द प्रोडक्ट ऑफ, ये फार्मूला है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर फार्मूला मालूम है तो उससे भी आप डिफिनीशन बना सकते हैं। यहां एफ सिंबल फोर्स को डिनोट करती, एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ए एक्सीलरेशन। एसआई यूनिट फोर्स की क्या होती है? क्योंकि मास की केजी, एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो देन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे नया नाम दिया गया न्यूटन, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की, टाइप्स ऑफ मोशन। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा है, दैट मीन्स कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने के बाद फोर्स लगाता है, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में वो है जिसमें ऑब्जेक्ट बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में आए एक के ऊपर फोर्स लगाता है।
एग्जाम्पल में कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे मस्कुलर फोर्स हो गया, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हाथ से लगाते हैं तभी फोर्स लगता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी अर्थ हमारे ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा रही लेकिन बिना किसी कॉन्टैक्ट के। तो ये कई सारे फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, मस्कुलर फोर्स, there are different forces which are categorized into groups, that means contact and non contact force। इसके बारे में हम डीपली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो सबसे पहले हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स को समझना हो तो उसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर कई सारे फोर्स लग रहे हैं, एक कुछ फोर्स इधर लग रहे हैं, कुछ उस साइड, कुछ ऊपर की तरफ, कुछ नीचे की तरफ, और फिर भी ऑब्जेक्ट मूव ना करे किसी भी डायरेक्शन में, तो दैट मीन्स टोटल फोर्स क्या है? जीरो है, निग्लेजिबल है, अलजेब्रिक सम। तो ये क्या कहलाएंगे? बैलेंस्ड फोर्स। तो यानी बैलेंस्ड फोर्स की डिफिनीशन क्या बनती है हमारी? द रिजल्टेंट फोर्स विच applied on any object, if the resultant force which applied on any object is zero, then they are in balanced force, they are balanced force। यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में ढेर सारे फोर्सेस लग रहे हैं, एक लेफ्ट, एक राइट, एक अपर, एक लोअर डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, यानी उसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया है, यानी किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स ये सारे फोर्स क्या कहलाएंगे? बैलेंस्ड फोर्स। लेकिन सेम इसी तरह से कई सारे फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, कुछ लेफ्ट, कुछ राइट, कुछ अप, कुछ डाउन, और ऑब्जेक्ट लेफ्ट या राइट किसी एक डायरेक्शन में मूव कर जा रहा है, तो दैट मीन्स लेफ्ट वाला फोर्स ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू राइट या अपर वाले फोर्स से। तो देन अगर किसी तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी उस तरफ का फोर्स ज्यादा है अदर डायरेक्शन के फोर्स के अकॉर्डिंग, तो देन रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया? वो जीरो नहीं हुआ, कुछ है, क्योंकि कुछ है तभी उधर ऑब्जेक्ट मूव किया, तो देन ये फोर्स क्या होंगे? बैलेंस फोर्स नहीं होंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं फिर से बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स की। बैलेंस्ड फोर्स भी मैंने बताया था, बैलेंस्ड फोर्स वो होते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे कई सारे फोर्स लग रहे हैं और उन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस्ड फोर्स, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो, जीरो नहीं होता, तो वो क्या कहलाते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स। इसको स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के नियम, मोशन के नियम। यहां पर तीन मोशन के नियम होते हैं। पहला फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड वन इज नोन एज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एंड थर्ड वन इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कभी कभी एग्जाम में पूछता है डिवाइन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी लॉज ऑफ मोशन बोलो या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बोलो। तो फर्स्ट लॉ के बारे में जानने से पहले हम डिस्कस करते हैं इनर्शिया के बारे में कि इनर्शिया होता क्या है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी। इनर्शिया क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है, हर ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, सभी ऑब्जेक्ट है दिस टाइप ऑफ अ प्रॉपर्टी, जिसके कारण, जिस प्रॉपर्टी से कोई ऑब्जेक्ट अपने अंदर आने वाले चेंजेस को रोकता है। किस टाइप के चेंजेस? दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में से रेस्ट में जाने से रोकता है, और रेस्ट में है तो रेस्ट से मोशन में जाने से रोकता है। तो इनर्शिया क्या होती है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच, जिसके द्वारा इट अपोज द चेंज स्टेट ऑफ मोशन इन इट, यानी ये अपने अंदर चेंजेस को होने से रोकने का काम करता है, और जिस प्रॉपर्टी से रोकता है वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इनर्शिया। तो फिर से समझते हैं इनर्शिया। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया क्या होती है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है।
ऐसी प्रॉपर्टी होती है बाई विच इट अपोज, यानी ये रोकती है, अपोज मतलब रोकना, इट अपोज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन इन इट, या द चेंज इन इट, अपने अंदर होने वाले चेंजेस को रोकती है। तो अपने अंदर होने वाले चेंजेस को रोकने की जो प्रॉपर्टी हर ऑब्जेक्ट में होती है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है, और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये मेज अभी प्रेजेंट टाइम में रेस्ट में, तो जब तक हम इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा नहीं। तो कहने का सेंस है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना चाहता है, जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं। यही हमारा फर्स्ट लॉ कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मोशन, इट रिमेन्स इन मोशन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, और इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, इट रिमेन्स इन रेस्ट व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। या दोनों एक साथ आप बात कर लीजिए। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मोशन और रेस्ट, मोशन में हो या रेस्ट में हो, it remains in motion or rest when no external force is applied on it। तो न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में यह बताया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलते रहना चाहता है, रुका है तो रुका रहना चाहता है, जब तक उस पर हम कोई फोर्स ना लगाए। यही है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं हम? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है व्हाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है? क्योंकि दोनों की मीनिंग एक ही है। इनर्शिया भी ये कहती है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो रेस्ट में जाने से रोकती है, यानी चेंज होने से रोकती है। और फर्स्ट लॉ भी यही कहता है कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, यानी रेस्ट में नहीं जाना चाहता। तो दोनों की मीनिंग सेम है, इसीलिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है दोनों का। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी किसकी? किसी भी ऑब्जेक्ट की। हर ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है? जिसके द्वारा वो अपने अंदर होने वाले चेंजेस को रोकता है, यानी रेस्ट में है तो मोशन में जाने से रोकता है, मोशन में है तो रेस्ट में जाने से रोकता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही तो कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, यानी मोशन में जाने से रोक रहा है अपने आप को। तो इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए बोर्ड में आ गया या एग्जाम में आ गया कि वाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, तो दोनों के कॉन्सेप्ट आप बता दीजिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिख के पैराग्राफ चेंज करके इनर्शिया के बारे में बता दीजिए। ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स के डेफिनेशन को भी बताता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन द फोर्स। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स को डिफाइन कर रहा है। हम बार बार यहां पे बात कर रहे हैं कि जब तक फोर्स ना लगाया जाए सारा काम फोर्स पर डिपेंड है। तो कभी कभी ये पूछता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में किसके बारे में डेफिनेशन बताई गई है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन फोर्स, फोर्स के बारे में बताता है। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए इसका फार्मूला अगर हम लिखना चाहे तो F बराबर m इंटू ए भी कह सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर हो गया? और नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं मोमेंटम क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट? किसी ऑब्जेक्ट में मोमेंटम से क्या मतलब है? अगर फिजिकली हम इसे समझे तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। यानी किसी ऑब्जेक्ट में मोमेंटम उस ऑब्जेक्ट के मास
और उसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होती है। देखिए फार्मूला है मोमेंटम P बराबर m इंटू v, यानी मास इंटू वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। तो दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट की मोमेंटम उसके मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, डायरेक्ट डिपेंड करती है। बट यू नो दैट मास नेवर बी चेंज। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। बट वेलोसिटी वेरी करती है, वेलोसिटी बदलती रहती है, कभी वेलोसिटी कुछ। तो कहने का मतलब है कि कंडीशन बाय कंडीशन किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम उसके वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसका मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। तो फिर से समझते हैं मोमेंटम। जनरल भाषा में हम जनरल में बात भी करते हैं कि यार मोमेंटम पकड़ लिया, अब अच्छी खासी स्टडी हो जाएगी। तो एक तरह से समझा जाए तो एक तरह से समझा जाता है, अपनी भाषा में समझाता तो स्पीड की बात कर रहा है इनडायरेक्टली। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोमेंटम क्या होती है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। एसआई यूनिट मोमेंटम जो कि मास का केजी और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गई। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। तो फिर से सुनते हैं मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। दैट क्लियर? अब हमने मोमेंटम के बारे में जान लिया। अब चलते थोड़ा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन होते क्या है, यानी न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। फोर्स क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट मतलब टाइम से डिवाइड, और चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा टी, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जैसे आपने चेंज इन वेलोसिटी पढ़ी थी, तो v माइनस यू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। उसी तरह चेंज इन मोमेंटम यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्लियर है? तो फोर्स क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की। ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है कि हमारा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। इसीलिए हमने पहले आपको मोमेंटम के बारे में बताया है कि मोमेंटम होता क्या है। दैट क्लियर? ओके। नाउ थर्ड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मोशन, यानी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, every action have an equal and opposite reaction force. थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? Every action have equal and opposite reaction force. इसे अगर अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में हम समझे कि फॉर एग्जाम्पल दो ऑब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट जितना फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। यही हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है। दैट मीन्स एवरी एक्शन हैव अ इक्वल रिएक्शन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बुक की लैंग्वेज है। एवरी एक्शन हैव अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। जो एज अपनी लैंग्वेज में अगर हम इसे समझे कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट उतना ही फोर्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट में पर ही अप्लाई करता है, लेकिन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होते हैं। एक अगर इधर लगा रहा है तो दूसरा इधर लगा रहा है। तो दैट मीन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अब डीपली अगर हम समझे तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इफ एनी ऑब्जेक्ट अप्लाइड अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, देन सेकेंड ऑब्जेक्ट अप्लाइड सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। That means
F1 इज इक्वल टू माइनस F2। F1 क्या है? फोर्स अप्लाइड बाई फर्स्ट ऑब्जेक्ट। वो फोर्स जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट लगा रहा है, किस पर लगा रहा है? सेकेंड पर। और F2 क्या है? फोर्स अप्लाइड बाई सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑन फर्स्ट। सेकेंड लगा रहा है किस पर? फर्स्ट वाले पर। एक प्लस है, एक माइनस है। ये प्लस माइनस क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। यानी एक अगर इधर लगा रहा है तो दूसरा इधर लगा रहा है। तो एक बार फिर से इसे समझते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इफ an object applied a force on another object, then second object applied same amount of force on first object in opposite direction.